हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और मेरा जीजा आदित्य अपनी शादी के दिन बहुत खुश था। हमारी शादी के बाद वह सिर्फ 16 साल का था। घर परिवार सब कुछ अच्छा चल रहा था। खुशी का माहौल था। आदित्य भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त था और दोस्तों। लेकिन इस खुशहाल जिंदगी में अचानक एक मोड़ आया कि मेरे पति एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें हमारा पूरा परिवार मर गया। मैं टूट गया और खुद को संभाला। मैं कोशिश कर रहा था लेकिन अकेलेपन ने मुझे जकड़ रखा था। रातें और भी भयानक होती जा रही थी। मैं चाहती तो भी किसी से शादी कर लेती। मैं अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाई। कुछ दिनों बाद मैंने आदित्य से कहा, क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? मैं अकेली हूँ। आदित्य मेरे साथ रहने से बहुत डरता है। आंखों में आंखें डालकर आंटी बस कहती है, हाँ चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ, तब तक किसी भी चीज का कोई डर नहीं होगा। मेरे साथ रहने से आदित्य को थोड़ी राहत मिली और उसने जीना शुरू कर दिया और मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा। लेकिन अब उसे मेरी देखभाल करने का एक अजीब एहसास है। घबराहट तो थी ही, अब उसकी बातों में कुछ और भी था। मुझे लगने लगा कि अब वह सिर्फ मैं हूं, तुम्हारी भाभी तो नहीं। लेकिन न जाने कैसे मैंने उनकी आंखों में एक अलग सी चमक देखी जो मुझे बेचैन करने लगी। जब एक दिन मैं घर पर था, घर पर कोई नहीं था और मैं रसोई में काम कर रहा था। आदित्य आया और बोला, भाभी जी क्या आप वहाँ हैं? वो मुझ पर गुस्सा हो गई। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं आदित्य, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? उसने अपना सिर नीचे कर लिया और बोली, ऐसे ही मुझे लगता है वह कुछ छुपा रही है। मैं मासूमियत तो समझ गया लेकिन अंदर ही अंदर उलझन में था। मैं इतनी परेशान थी कि उससे कुछ भी नहीं कह पाई। आदित्य, उसने कई बार मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और मुझसे कहा, दीदी आप अकेली नहीं हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपको यह समझाने की कोशिश की है कि हमारे रिश्ते और उम्र को लेकर कुछ सीमाएं हैं, लेकिन वह कहते रहते हैं कि रिश्ते दिल पर आधारित होते हैं, उम्र पर नहीं। चीजों ने मुझे और उलझा दिया। आखिरकार एक दिन मैंने उससे कहा कि तुम्हारी भावनाएं सही हो सकती हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा चाचा रहूंगा। तुम्हें अपने जीवन और भाग्य पर ध्यान देना चाहिए। आदित्य ने मेरी बात सुनी और चुपचाप चला गया। शायद उसने बात मान ली थी, लेकिन उस दिन उसकी आंखों का दर्द मैं भूल नहीं पाया। उसके बाद मुझसे ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन समय ने हमेशा मेरा ख्याल रखा। आदित्य के खुद को ढूंढने के बाद मैं भी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो, लेकिन हमारे बीच जो खामोशी आ गई। मैं और आदित्य हमेशा एक ही घर में रहे। वह जीवित तो था लेकिन उसका व्यवहार अजीब था और वह पढ़ाई में व्यस्त रहता था। लेकिन उनके रवैये में बदलाव, वह रहस्यमयी चुप्पी थी जिसने मेरी जरूरत को पूरा किया। ख्याल रखना। लेकिन हमारी बातचीत से पहले की तरह एक रात मैं अपने कमरे में बैठा था और तभी घर में सन्नाटा था। बिजली चली गई। मैंने अंधेरे में आदित्य को देखा। आदित्य को बुलाया, टॉर्च कहाँ है? सांस दौड़कर मेरे कमरे में आई और बोली, चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ। घर की खिड़कियां खोल दी गईं और चांदनी को अंदर आने दिया गया। उसके चेहरे पर आई रोशनी में एक अजीब गंभीरता थी। जब वह कहने ही वाला था कि दीदी, क्या आपको कभी लगता है कि इस घर में कुछ अजीब है, तो मैंने आश्चर्य से पूछा, अजीब? आदित्य ने धीरे से कहा, पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। जब मैं देर रात पड़ता हूँ तो खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखती है और कभी-कभी मुझे तुम्हारी आवाजें भी सुनाई देती हैं। जब तुम अपने कमरे में होते हो, मैं सो रहा होता हूँ, मेरा दिल जोर-जोर से धड़क रहा होता है। मैंने सोचा कि मैं हंसना चाहता हूँ। आदित्य, यह सब तुम्हारा भ्रम है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी कुछ महसूस हो रहा था। कुछ दिनों बाद रसोई में एक अजीब घटना घटी।
आदित्य कमरे में रात का खाना बना रहा था और अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने देखा लेकिन मेरी नहर में कोई नहीं था, ठंडी लहर बह रही थी। अब मैं सोचने लगा मुझे आज रात इस बारे में आदित्य से बात करनी है। जब हम दोनों खाने की मेज पर बैठे थे तो मैंने आदित्य से पूछा, क्या आपको सच में लगता है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है? उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, भाभी जी, मुझे लगता है कि यह सिर्फ हमारा डर है, लेकिन अगर आप चाहें तो हम इस बारे में किसी से बात कर सकते हैं। हमने तय किया कि हम आगे घर और आदित्य दीन के बारे में बात करेंगे, जानकारी जुटाएंगे। पास के एक बुजुर्ग से बात हुई जो इस इलाके के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उन्होंने कहा कि हमारा घर सबसे पहले यह एक पुराने महल का हिस्सा था जो कई सालों से नष्ट हो गया था और पहले उसे तोड़कर एक आधुनिक घर में बदल दिया गया था। इस जगह के बारे में वह कहते हैं कि मैंने लोगों से कुछ अजीब कहानियां सुनी हैं कि यहाँ एक महिला की आत्मा घूमती है। आदित्य ने मुझसे कहा, भाभी जी, हो गया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। उस रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तो अजीब चीजें हुईं। मुझे लगा कि मेरे बिस्तर के पास खड़े किसी ने मेरी आंखें खोली और मैंने देखा आदित्य मेरे पास खड़ा था, लेकिन जागते हुए भी उसकी आंखें अजीब लग रही थी। मैंने घबराकर पूछा, सो रहे हो क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने धीमी आवाज में कहा। सास ने कहा, मुझे यह भी पता है कि तुम्हें भी सूस महसूस हो रहा है। यह सिर्फ एक भ्रम नहीं है। मैंने भी लाइट जला दी और आदित्य वापस आ गया और खुद को सामान्य कर लिया। भाभी बोली, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आ गई। शायद हम दोनों नींद में चलने को समझते थे। अगले दिन कुछ बहुत गलत हुआ। हमने कुछ दिनों के लिए इस घर को छोड़कर अकेले और डरे हुए बाहर जाने का फैसला किया। हालांकि उस वक्त मेरे दिमाग में आदित्य की तस्वीर आई। वह सिर्फ 16 साल का था, लेकिन उसके कद काठी वाला पति उसकी उम्र से काफी बड़ा लग रहा था। उसके जाने के बाद मैंने किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल में जो बेचैनी थी और जो दुख था उसे दबाना भी आसान नहीं था। उस रात नींद में अजीब सी घुटन महसूस हुई। कोशिश करते करते रात के 1 बज गए और आदित्य तब तक घर नहीं आया। शायद वह अपने भाई के साथ रुका हुआ था। दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ ही मुझे यह सोचकर राहत मिलती थी कि वह बाहर है और उसकी अनुपस्थिति में घर में सन्नाटा छा जाता है। अचानक मेरे दिल के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मेरी हृदय गति बढ़ गई और मुझे आश्चर्य हुआ कि रात के इस समय वहाँ कौन हो सकता है, लेकिन बाहर से आदित्य की आवाज सुनाई दी, दीदी, दरवाजा। उसकी आवाज सुनने के लिए अपना दिल खोलो। मुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। मैंने हिम्मत जुटाई और कमरे का दरवाजा खोल दिया। माहौल बिल्कुल सुनसान था और उदास। आदित्य अंदर आया और मासूमियत से मुझसे पूछा, भाभी, क्या आपने खाना खा लिया? उसकी आंखें झुकी हुई थी और उसका चेहरा हमेशा की तरह मासूम था। उस पल मैंने खुद को समझाया तो अब उस अकेली रात में उसे बच्चे की चिंता थी और उसकी मौजूदगी मेरा सहारा बन गई। आदित्य के हाथ में एक बैग था जिसमें होटल वाले चावल लेकर आए थे। उसने चुपचाप एक प्लेट निकाली और मेरे सामने रख दी। उसके चेहरे पर चिंता और मासूमियत के भाव थे। मैं साफ देख सकता था कि फूफू खाना बना रहा था। मैं तो नहीं आता, लेकिन तुम्हारे लिए बाहर से ले आता हूँ। कुछ खा लो, नहीं तो भूख लग जाएगी, उसने अजीब सी आवाज में कहा और उसकी बातें सुनकर मुझे दुख हुआ। वह पिघलने लगी और फिर उदास स्वर में बोली, मैं तुम्हें नहीं खोऊंगी। भाई चाहत की आंखों में आंसू थे। यह एहसास मुझे गहराई तक छू गया। धीरे से भाभी से कहा, तुम्हें चिंता करनी होगी। नहीं, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। फिर भाभी ने कहा, तुम इस कमरे में सोते हो, दूसरे कमरे में, इसलिए यह छत के करीब है और वहाँ ठंड हो सकती है। उनकी बातें बहुत देखभाल करने वाली थी। उस रात ने मेरे अकेलेपन को थोड़ा कम कर दिया। मेरे पति के जाने के बाद
मैंने अपना ख्याल रखने की कोशिश की। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन दिल की बेचैनी और दर्द को नियंत्रित करना आसान नहीं था। उस रात भी मैंने रात 2 बजे के आसपास अजीब घटनाओं के बीच सोने की कोशिश की। मैंने फिर से कोशिश की। मैं अचानक उठा और पाया कि आदित्य गहरी नींद में सो रहा था और मुझे बता रहा था, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब वहां रहना चाहिए। हमारे घर में हर कोई जानता था कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है और इस खबर के बाद कोई घर में बुरे इरादों के साथ प्रवेश कर सकता है। आदित्य की बातों ने मुझे चौंका दिया। मैं सोचने लगा कि इतनी कम उम्र में इतना बुद्धिमान वह इतनी बड़ी बातें कैसे कर सकता है। लेकिन उनकी बातों में हकीकत और तर्क है। जिसने मुझसे उसकी बात मानी, मैंने उस पर विश्वास किया। मैंने उसके कमरे में जाने का फैसला किया। आदित्य का कमरा घर के सामने था। मैं और मेरे पति हमेशा बालकनी के पास रहते हैं। कमरे में कदम रखते ही सभी लोग रुक गए। यह अजीब और कुछ लगा। यह पहली बार था। जब मैं अपने कमरे से दूसरे कमरे में गया तो मैंने दरवाजा बंद कर लिया और चारों ओर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। आदित्य केवल 16 साल का था, लेकिन उसके रवैये में समझदारी थी और एक पल के लिए गौर करना सार्थक था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सब कुछ पूजा कर रहा हूँ। सुबह ऐसा करने का विचार मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने इन विचारों के बीच बात करने का फैसला किया और यह विचार मेरे मन में बैठ गया कि अब मुझे चाय पीने के बाद अच्छा महसूस नहीं हो रहा है और किसी भी चीज से पहले चावल। लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। आज आदित्य के लाए चावल ने मुझे गहरी नींद में सुला दिया। ऐसा हुआ, लेकिन जल्द ही मेरी आंखें बंद हो गईं, जैसे किसी ने मुझे गहरी नींद में सुला दिया हो। सुबह जब आंख खुली तो देखा कि तुमने मुझे गहरी नींद में सुला दिया है। मुझे आश्चर्य हुआ कि 9 बज चुके थे। मैं पिछले 2 दिनों से गहरी नींद में था। उस दिन से मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे अचानक बड़ी नींद आ गई हो। यह सोचकर मेरा मन बार बार बेचैन हो रहा था। क्या ये आदित्य द्वारा लाया गया चावल था? कुछ तो गड़बड़ थी, जिसके कारण मैं इन बातों के बारे में सोचते सोचते गहरी नींद में सो गया। खोकर मैंने अपनी आंखें मलीं और बाहर देखा। आदित्य रसोई में चाय बना रहा था। उसकी मासूमियत में कुछ ऐसा था जिसने मेरे सामने चाटना और भी आश्चर्यजनक बना दिया। डालते वक्त वो बोला, भाभी, आप तो बहुत सो गईं। तुम अच्छे से सोए। उसकी बातें मासूम थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही छिपा था। ऐसा हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा और अब मैंने भी गुस्से भरी आवाज में जवाब दिया, मुझे आज बहुत नींद आ रही है। और उसने कहा, हाँ, क्यों? भाभी, मुझे नींद नहीं आती। मैं चावल खाकर सो जाता हूँ। अगर मेरे चचेरे भाई को नींद नहीं आती तो मैंने अपने दोस्त के साथ गोलियां मिला दी। उसने मुझसे कहा कि चावल खाओ और गोलियां मिलाकर सो जाओ, इससे तुम्हें आराम से नींद आएगी। मैं उसकी बात से पूरी तरह से हैरान हो जाऊंगा और मैंने तुम्हें परेशान किया है। गुस्से में चिल्लाया कि तुम अपनी बहन को बेहोश करना चाहते थे। मेरा दिल तुरंत ठंडा हो गया। मैंने कहा, नहीं सास, बस एक अच्छी नींद चाहिए। मैं अब तुम्हें एक नया रूप देना चाहता हूँ। यह चाय मेरे सामने रखी है, इसे खाओ। और मुझे उस पर शक होने लगा। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? पूछने पर उसने कसम खाकर कहा, अल्लाह की कसम। दामाद जी, मुझे आश्चर्य है कि आप भी ऐसा सोचते हैं। मुझे गुस्सा कैसे आया? तुम मुझे सुबह शाम बुलाते हो, फिर ये क्या है? आप आदित्य की आंखों में गहराई से बात कर रहे हैं। ये शब्द कहते हुए दुख हुआ। मैंने सोचा था कि मैं उसे समझूंगा, लेकिन उस समय मुझे उसकी कुछ भी समझ नहीं आई। चीजें मुझे भ्रमित कर रही थी। मैंने गुस्से में कहा, तुमने ऐसी बकवास कैसे कह दी? उसने बिना किसी शर्मिंदगी के मेरे बारे में सोचा और सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर मुझे देख रहा था, मानो वह मेरे पूरे जीवन का मालिक हो।
उसकी नजरें देखकर मुझे डर लगने लगा। वह चुप हो गया और बिना कुछ कहे वापस लौट आया। वह बंद कमरे में आकर बैठ गया। मेरे मन में भय और क्रोध भर गया। मेरे मन में मिश्रित भावनाएं आ गईं। मैं सोच भी नहीं सकता था। आदित्य मुझे बता सकता है कि मुझे हमेशा लगता था कि वह मेरा चचेरा भाई है और उसके कोई बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा उस बच्चे के बारे में सोचती थी कि वह मेरा पति भी है, जो मुझे एक बच्चे की तरह मानता है। समझाया गया था कि उसकी देखभाल और जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन अब उसकी हरकत ने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया। मैं बहुत आहत हुई क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मुझसे ऐसी बात कहेगी। मुझे लगा कि अब मुझे उसे पूरी तरह से देना होगा। यह घर मेरे नाम पर था, और अगर आदित्य ने दोबारा ऐसी गलती की तो मैं उसे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। यह घर मेरे पति ने बड़े प्यार से बनवाया था। मैं उनका सम्मान करती थी, लेकिन अगर आदित्य ने खुद यह सम्मान तोड़ा तो वह घर छोड़ देंगे। मैं अपनी चुप्पी और गुस्से को अब और नहीं रोक सकती। सुबह होने से पहले ही मैं बदल गई। आदित्य के कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि अब क्या करना चाहिए। हंगामा हो रहा था। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि आदित्य का कमरा पूरी तरह से खाली है। मुझ में कोई नहीं है। आदित्य का दिल कहाँ है? मैंने और जोर से मारा। मुझे ऐसा लगा अगर दरवाजा बाहर से बंद था तो इसका मतलब था कि वह मुझसे छिपने के लिए कहीं चला गया था। मेरे मन में और फिर मेरे दिल में मुझे 16 साल की उम्र में एक अजीब सी नफरत महसूस हुई। वह एक लड़का था और उसकी हरकतें। मैं इस फैसले से तुरंत आश्चर्यचकित हो गया। मैंने अपनी माँ के घर जाने का फैसला किया क्योंकि मुझे अब घर में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर मैं इस विचार के साथ चुपचाप बैठ गया क्योंकि उसे वह घर छोड़ना पड़ा। मेरे पति की मृत्यु हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। बात बन गई और उस 1 महीने में आदित्य का रवैया मेरे लिए बड़ी समस्या बन गया। उसकी आंखों में अब कोई मासूमियत नहीं थी। अब मैंने तय कर लिया है कि जब भी आदित्य घर आएगा मैं उसे साफ कर दूंगी कि उसे इस घर में यह रिश्ता रखने का कोई अधिकार नहीं है। मैं हॉल से पूरी तरह मुंह मोड़ लूंगी। शायद आदित्य वहां होगा। लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने 3-4 अजनबी चेहरे पर गुस्सा लिए खड़े थे और बोले, पत्नी, तुम इस घर में अकेली हो? मैंने कहा, हाँ, मैं अकेला रहता हूँ। मैं जिंदा हूँ। उनका जवाब और भी सख्त था। तुम झूठ बोलते हो। ये महिला अपने 16 साल के जीजा के बारे में बात कर रही है। अभी भी इस घर में अकेले रहकर कहीं न कहीं ये लोग छुपे होंगे और इलाके का नाम खराब कर रहे होंगे। उन्हें सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे नहीं पता था कि क्या कहूँ, लेकिन मैंने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कोशिश की जब उन्होंने कहा कि अगर मैं और आदित्य इस घर में अकेले होते तो मुझे ऐसा लगता जैसे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई हो और पूछ रही हो कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन उनका जवाब और भी कठोर था। तुम अपने 16 साल के जीजा से क्यों पूछ रही हो? अब तुम इस घर में अकेली रहती हो। विधवा होकर मायके चली जाओ। यहाँ रहना है तो सम्मान से जियो। ऐसे लोग अपने क्षेत्र में नहीं रह सकते। शब्द मेरे दिमाग में अटक गए, लेकिन मैंने खुद को शांत करने की कोशिश नहीं की। मैं उससे लड़ना चाहता था, इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर लिया। मेरे अंदर गहरी नफरत और गुस्सा उमड़ रहा था। मेरा दिल आदित्य के लिए टूट गया था क्योंकि मुझे यकीन था कि वह वही था जिसने ये सब किया। हालांकि मुझे पता था कि लोग मुझे कैसे देखेंगे। उसने अपना काम जारी रखा और मैंने अपना काम जारी रखा और घर की सफाई शुरू कर दी। मेरे लिए आंसू बहाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वे मेरे चेहरे पर बह रहे थे। अब मैं स्पष्ट रूप से समझ गया हूँ। मैं समाज में एक अकेली महिला बन गई हूँ। जब मेरे दामाद ने मुझसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए उससे शादी कर लो, तो मैंने कहा कि उसने मुझे थप्पड़ मारा क्योंकि वह मुझसे बहुत छोटा था।
अगले दिन मैं अपने माता पिता के घर गई और उन्हें बताया कि मैंने अपने से छोटे व्यक्ति से शादी की है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आए तो बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारे नए वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके।